नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब से एक ऐसा अध्याय जो हंसाते हंसाते अब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। नाम है वारे हमदर्द। वारे हमदर्द, नाम में ही सब कुछ छिपा है। हाँ, इसे लिखा है घनश्याम अग्रवाल जी ने। और देखिए, हमारा मकसद आज एकदम साफ है। इस अध्याय को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिहाज से इसकी पूरी तैयारी करनी है। बिल्कुल, ताकि कोई भी सवाल आए तो हमारे श्रोता उसके लिए तैयार हो। तो चलिए इस पर एक मजेदार और गहरी चर्चा शुरू करते हैं। कहानी मतलब एक ऐसे मरीज की है जिसकी टांग टूट गई है, पर असली दर्द टूटी टांग का नहीं है। नहीं, असली दर्द है हमदर्दी जताने आए लोगों से। हाँ, और यही इस पाठ की आत्मा है। ये एक हास्य व्यंग्य रचना है, मतलब लेखक हंसी मजाक के पर्दे के पीछे से समाज की एक ऐसी आदत पर गहरी चोट कर रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं। कौन सी आदत? हमदर्दी जताने की औपचारिकता, वो फॉर्मेलिटी जो कभी कभी मरीज के लिए ही मुसीबत बन जाती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक दुर्घटना से और लेखक का अंदाज देखिए। वो कहते हैं कि वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच पिस रहे थे। हाँ, मतलब एक तरफ से कार आ रही थी और दूसरी तरफ से साइकिल, और टक्कर हो गई। कमाल की लाइन है ये। कमाल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक तरह से आम आदमी की स्थिति पर भी व्यंग्य है, जो हमेशा बड़ी बड़ी विचारधाराओं के बीच मतलब पिसता रहता है। खैर, नतीजा ये हुआ कि लेखक की टांग टूट गई और उन्हें भर्ती कराया जाता है एक सार्वजनिक अस्पताल में, पब्लिक हॉस्पिटल। यहाँ लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक तरह से दुर्घटना को खुला निमंत्रण देना है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ लेखक का इशारा समझना बहुत जरूरी है। वो अस्पताल की सुविधाओं पर नहीं, बल्कि वहाँ के माहौल पर कटाक्ष कर रहे हैं। माहौल पर? हाँ, सोचिए, अगर वो किसी महंगे प्राइवेट अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में होते तो क्या ये कहानी बन पाती? शायद नहीं। अच्छा, क्योंकि वहां तो आप पैसे देकर शांति खरीद सकते हैं। जनरल वार्ड की खासियत ही यही है कि वो जनरल है, सबके लिए खुला है। कोई भी किसी भी वक्त बिना रोक टोक आपसे मिलने आ सकता है। और मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आराम की, और जनरल वार्ड में वही चीज हराम हो जाती है। बिल्कुल। लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही है। ये जो इमेज है ना, ये कहानी का केंद्र है। हाँ, और इसी लटकती टांग के आसपास सारी मजेदार घटनाएं होती हैं। सही कहा। वो लटकती टांग एक तरह से लेखक की बेबसी का प्रतीक है। वो कहीं जा नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, हमदर्दी जताने वाले लोग। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो सिर्फ औपचारिकता या फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, है ना? हाँ, जिनका मकसद मरीज का हाल जानना नहीं होता, बल्कि अपनी हाजिरी लगाना होता है। मुझे वो हिस्सा बहुत असली लगा जहाँ लेखक कहते हैं कि उन्हें हर आने वाले की तरफ गर्दन घुमाकर देखना पड़ता है, और देखते देखते उनकी गर्दन में भी दर्द होने लगता है। बिल्कुल। और वो लिखते भी हैं, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। ये तो हर उस इंसान का दर्द है जो कभी अस्पताल में रहा हो। और यही वो सामाजिक दबाव है। लोगों को लगता है कि मरीज को देखने जाना एक ड्यूटी है, एक रस्म है। मरीज को आराम मिल रहा है या तकलीफ हो रही है, इससे उन्हें मतलब नहीं। इस औपचारिकता के बाद आते हैं असली किरदार, और सबसे पहले एंट्री होती है मोहल्ले वाली सोनाबाई की, अपने 4 बच्चों की फौज के साथ। हाँ, लेखक को देखते ही लगता है कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। और वो सही सोचते हैं। सोनाबाई का पूरा किस्सा मतलब हास्य की मिसाल है। वो बच्चे जो उधम मचाते हैं, वो दिखाता है कि कुछ लोगों में सामान्य शिष्टाचार, बेसिक मैनर्स की कितनी कमी होती है। वो सीन तो कमाल का है। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ रहा है, दूसरा मेज पर, और एक लड़की तो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगती है। और सबसे मजेदार तो वो लड़का है जो लेखक की लटकती टांग से बंधी रेत की थैली पर, हाँ, उस पर मुक्कों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। बाप रे। और सोचिए, सोनाबाई बच्चों को डांटने की जगह लेखक की टांग की तरफ इशारा करके कहती हैं, ये देखो चाचा जी, जैसे चिड़ियाघर में कोई जानवर दिखा रही हूँ। ये दिखाता है कि वो खुद भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। बिल्कुल। और परीक्षा के लिहाज से ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? अक्सर चरित्र चित्रण या घटना के वर्णन पर सवाल आता है, जैसे सोनाबाई और उनके बच्चों द्वारा की गई शैतानियों का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब देने के लिए ये सारे डिटेल्स याद रखने होंगे। मतलब मेज पर चढ़ना, रेत की थैली से बॉक्सिंग, दवा की शीशी से डांस, हाँ, ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ,
तभी पूरे अंक मिलेंगे। और 2 घंटे बाद जब वो जाते हैं तो लेखक कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे उनकी दूसरी टांग भी टूट ले। ये मानसिक थकावट है। हाँ जी। शारीरिक दर्द से ज्यादा यहाँ मानसिक पीड़ा है, और इसी मानसिक पीड़ा को एक और किरदार अगले स्तर पर ले जाता है। कवि लपकानंद। हाँ, कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं। लपकानंद जब भी आते लेखक को अपनी बेतुकी कविताएं सुनाना शुरू कर देते। बेचारे लेखक भाग भी तो नहीं सकते थे। और यही तो लपकानंद का असली मकसद है। देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा इंसाइट छिपा है। लपकानंद जैसे लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी? हाँ, उन्हें लेखक की पीड़ा से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ एक कैप्टिव ऑडियंस चाहिए। अ कैप्टिव ऑडियंस? वाह, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। कैप्टिव ऑडियंस। बिल्कुल, जो उनकी कविताएं सुनने के लिए मजबूर हो। और अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा मरीज उनके लिए सबसे आसान शिकार है। वो हमदर्दी जताने नहीं, अपना मतलब साधने आ रहे हैं। और उनकी कविताएं, बाप रे, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। कोई तुकी नहीं है। और जब लेखक दर्द से करहाते हैं तो लपकानंद को लगता है कि वो कविता सुनकर भावुक हो रहे हैं। हाँ, ये तो विडंबना है। बिल्कुल, ये बताता है कि ऐसे लोग कितने आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, सामने वाले का दर्द दिखाई ही नहीं देता। इसी परेशानी से तंग आकर लेखक वो मशहूर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो। ये तो मतलब व्यंग्य की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। इसे साहित्य में अतिशयोक्ति कहते हैं, एग्जैजरेशन। लेखक ये दिखाकर कि वो एक और टूटी टांग सहने को तैयार हैं, बस कवि से बचना चाहते हैं, ये बताते हैं कि मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। ये वाक्य तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा फिर। बहुत ज्यादा। अक्सर इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो इसका आशय यही है कि हमदर्दों द्वारा दी गई मानसिक तकलीफ टांग टूटने के शारीरिक दर्द से भी ज्यादा असहनीय थी। एक और मजेदार किस्सा है उस आदमी का जो गलत कमरे में आ जाता है। हाँ, और आते ही रोने लगता है, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। और लेखक बेचारे उसे दिलासा देते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो बाजू वाले मरीज को देखकर फिर रोने लगता है, तब लेखक की आंखें खुलती हैं। यहाँ आंखें खुलना मुहावरे का कितना सुंदर प्रयोग है। तो कुल मिलाकर जब हम इन सारे किरदारों को देखते हैं, फॉर्मेलिटी वाले लोग, सोनाबाई, लपकानंद, तो ये समझ आता है कि लेखक की असली मुसीबत उनकी टूटी टांग है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली मुसीबत है ये तथाकथित हमदर्द। और यहीं से पाठ का मुख्य संदेश निकल कर आता है। क्या संदेश है? पहला, सच्ची हमदर्दी क्या है? क्या सिर्फ किसी के पास जाकर बैठ जाना हमदर्दी है, या ये समझना कि मरीज को उस वक्त सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, ये असली हमदर्दी है? सोचने वाली बात है। और दूसरा संदेश? दूसरा, औपचारिकता पर प्रहार। ये जो सामाजिक रस्में हैं जिनका असल मतलब खत्म हो चुका है, लोग सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी संदेश है संवेदनशीलता का, सेंसिटिविटी का। हमें बीमार व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे किस काम से उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। सोनाबाई के बच्चे या कवि लपकानंद, दोनों में इसी की कमी थी। बिल्कुल। ये 3 बिंदु, सच्ची हमदर्दी का अर्थ, औपचारिकता पर व्यंग्य और संवेदनशीलता का महत्व, अगर परीक्षा में पाठ का उद्देश्य पूछा जाए तो इन्हीं को विस्तार से लिखना है। ठीक है, अब व्याकरण की बात करते हैं। इस पाठ से किस तरह के व्याकरण के सवाल आ सकते हैं? जरूर। व्याकरण के लिहाज से भी ये पाठ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हैं शब्द युग्म, यानी पैड वर्ड्स, जैसे आसपास, धीरे धीरे, मिलने जुलने। इन्हें ढूंढकर लिखने को कहा जा सकता है। और मुहावरे, जैसे आंखें खुलना। हाँ, मुहावरे भी जरूरी हैं। आंखें खुलना का अर्थ है सच्चाई का पता चलना। एक और है जान में जान आना, जिसका प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में हुआ है। इनका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने को आ सकता है। और कठिन शब्दों का क्या, जैसे औपचारिकता, फिजूल? हाँ, शब्दार्थ भी पता होने चाहिए। हमदर्द यानी सहानुभूति रखने वाला, औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी, फिजूल मतलब व्यर्थ, और आखिर में उपसर्ग और प्रत्यय पर भी ध्यान दें। जैसे शब्द है सार्वजनिक, इसका विश्लेषण होगा सर्व उपसर्ग प्लस जन मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय। इसी तरह परिचित में परि उपसर्ग है। ऐसे शब्दों को पहचानने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो इस मजेदार अध्याय का सार ये है कि हमदर्दी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका और समय सही होना चाहिए। कभी कभी किसी को अकेला छोड़ देना, उसे आराम करने देना ही सबसे बड़ी हमदर्दी होती है। बिल्कुल सही। सच्ची हमदर्दी शोर नहीं करती, वो खामोशी से महसूस की जाती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। बताइए। इस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद
क्या हमें किसी बीमार या दुखी व्यक्ति से मिलते समय अपने व्यवहार पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? क्या सच्ची हमदर्दी हमारी उपस्थिति से ज्यादा हमारी समझदारी पर निर्भर करती है? सोचिएगा जरूर।